हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम इसको कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, जो कि यह विगत वर्ष के प्रश्न के साथ हम लोग इसको करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशव काल की अवधि पूछ रहा है। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष और 2 से 3 वर्ष। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। जो शैशव काल की अवधि होती है वह जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक ना। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। आज सेकंड क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश डैश अवस्था में है, ठीक ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था। तो इसमें कौन सी अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की स्थिति में है? तो कौन सा होगा? तो यह होगा ऑप्शन हमारा ए सही होगा। पियाजे के अनुसार पियाजे ने 4 संज्ञान विकास की अवस्था बताया है, जिसमें पूर्व संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह जो चारों है, तो यह पियाजे के विकास की अवस्था है चारों, ठीक ना। आप लोग इसको जरूर याद रखिए। यह जो होती है 0 से 2 वर्ष स्टार्ट होती है और यह 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 11 से कंटिन्यू चलती रहती है, 11 से चलती रहती है 16 वर्ष तक, 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विकास के डैश डैश से की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो विकास जब बढ़ता है तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक ना। तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है जब नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अवस्था कहलाता है, ठीक। चलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोग अध्ययन, सहयोगात्मक अधिगम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, जब वयस्क जो होता है तो यह सामंजस्य कर लेता है तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति की ओर सुगम बनाते हैं। तो उसे क्या कहता है? तो यह सहयोग कहा जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहा जाता है? सहयोग कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। सहयोग मिलने पर वयस्क क्या करता है? अंतर्निहित क्षमता का विकास करता है तथा तब वह क्या करता है? वह प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सहयोग कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, अहम केंद्रितता कहलाती है। तो आपको बता दें, जब नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ठीक में बदलाव किया जाता है जब नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जो पुरानी जो बदलाव किया जाता है, अवधारणा में अपने बदलाव किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समायोजन कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सी हमारा सही होगा, ठीक ना। समायोजन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के डैश डैश के बजाय डैश अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए,
मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो कौन सा अधिक है? समाजीकरण, अहम केंद्रिता। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक ना। सामाजिकृत अहम केंद्रित जो होती है इसे हमारा बी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले सामाजिक मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में। तो आपको बता दें कि बाल केंद्रित शिक्षा में वह होता है कि बच्चों के लिए जो हस्तपरक अपने हाथ से प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा अध्यापन ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्चतर स्तरीय थी। तो इसके अंदर कौन सी बुद्धि थी? स्थानिक, शारीरिक गतिविधि, संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि होगी? तो उसमें देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत में यह संगीतीय बुद्धि होगी, ठीक ना। जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि दी है उसमें यह संगीतीय बुद्धि का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद और सही दृष्टिकोण वाला है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा जो इसमें जो समझाता है लड़के लड़कियों से अच्छा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यह लिंग जेंडर पक्षपाती का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो बच्चे व्यवस्था बच्चे और परिवेश परीक्षा बच्चे परिवेश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि इसमें ऑप्शन हमारा हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। जो समावेशी शिक्षा है तो वह मानता है कि हमारी शिक्षा क्या होगा? बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा बी, ठीक ना। यह व्यवस्था जो होनी चाहिए वो बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बिठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्यात की, और सुगमता की और निर्देशक की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसमें से नहीं पूछ रहा है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यह देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। यह निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा
ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो अंतर्निहित संभावित दंड होते हैं, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, जो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, यह शिक्षिका का कर्तव्य होना चाहिए। यह ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो कौन सा है, आपको बताना है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतर प्रक्रिया का परिणाम है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, जो कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन सत्र की समाप्ति करना, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, आकलन एक शैक्षिक सत्र 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए यह ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ये ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक। यह अपसारी चिंतन जो होता है सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं इसे, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। और इस चिंतन में व्यक्ति को जो तथ्य दिए होते हैं उनमें अपनी तरफ से एक तथ्य जोड़कर वहां निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? बच्चे समवयस्कों एवं वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा? यही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक ना। बच्चे क्या करते हैं वाइगोस्की के अनुसार? तो यह समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, जो कि वाइगोस्की ने सामाजिक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है और ऑप्शन ए हमारा गलत है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे आगे हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ लेते हैं। चिंतन के वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों करते हुए बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक ना। रीते व्रत से समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया ज्ञान भरा होता है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं होता है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें ये सही होगा, ऑप्शन इसमें ए सही था। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। क्या है ये? बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। तो यह किसने कहा था? तो यह थांडाई ने कहा था, ठीक ना। यह इनके थांडाई के सीखने का जो सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उससे है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कड़े नियम बनाए। तो कड़े नियम नहीं बनाना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करना चाहिए, भी गलत है। तिरस्कार क्यों करेंगे हम? और उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से होते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो यही ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। जब सिर्फ हम बड़े घरों के बच्चों को ही पढ़ाएंगे तो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। इसमें अपने शिक्षार्थियों सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। आगे चलते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत करने में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भिन्नता के कारण है। मूल्यों के बीच क्षमता के अधिगम शैली के परावर्तक करता है स्तर पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, सुरेश क्या करता है, सामान्य से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। तो यह अधिगम शैली है जो सभी बच्चों की अलग अलग अधिगम शैली होती है और भिन्न होती है सबकी। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? सी सही है। तो वो सुरेश क्या करता है, अपने शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, तो उसकी अधिगम शैली है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड नहीं। बच्चों में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ये भी गलत है, ठीक। शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं को अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। और डी क्या कर रहा है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति के से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं एवं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति और भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा बी, ठीक ना। जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं प्रकृति से यह अभिप्राय है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन बड़ा है। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त है? तो जन संचार माध्यम जो होता है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ठीक ना। तो
ये ऐसा नहीं है, ठीक ना। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं है। जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रोत्साहित करता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और बच्चे माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं, नहीं कर सकते, तो ऑप्शन यही हमारा सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे किसी प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यही ऑप्शन हमारा नहीं है। यही बच्चा हमेशा बाहर भी वातावरण में सीखते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं होते हैं, ये सही होता है। जब बच्चा सीखते हैं हमेशा रहते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये भी होता है, लेकिन इसमें हमें पूछा नहीं है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो अब बच्चों को प्रेरित करने के लिए किस रणनीति का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको बताना है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, ये भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता प्राप्त करना, ये ऑप्शन सही होगा, उसको सहायता करना चाहिए। और पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, ये भी गलत है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी, ठीक ना, इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है हमारा परिवार, ठीक ना, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। बच्चे क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और उन अपने में आपस में सहायता भी करते हैं, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने की कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब उसको बच्चा क्या करता है, पढ़ने में कठिनाई होती है, उसको समझने में कठिनाई होती है, तो वह किससे ग्रसित है, तो वह पठन अक्षमता से ग्रसित है, ठीक ना, जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। लेखन अक्षमता जो होता है वह डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता होता है डिस्प्रेक्सिया। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।